हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हम पिछले कुछ दिनों से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसका लास्ट टॉपिक क्वांटम नंबर पर जा कर के इसको कंक्लूड करेंगे। क्वांटम नंबर शुरू करने से पहले हम साई का कुछ पार्ट जो पढ़ना रह गया है वो पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वांटम नंबर पर जाएंगे। व्हाट इज़ साई एंड साई स्क्वायर? साई और साई स्क्वायर के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या सार्थकता है। साई जो हमने श्रोडिंगर समीकरण से निकाला, जिसे हम मोर ब्रीफली कह सकते हैं साई NLM। ये हमारे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए निकाला गया वेव फंक्शन है। इस साई के लिए हम वास्तव में कहते हैं कि इसका कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारा एम्पलीट्यूड फंक्शन है और इसका कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, इसकी गणितीय सार्थकता है, क्योंकि साई का मान कभी ज़ीरो भी हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। वास्तव में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है साई स्क्वायर। साई के निरपेक्ष मान का स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई को लेकर के जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये इनफैक्ट हमारी प्रोबेबिलिटी से लिंक करता है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर DR। एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हम इंटीग्रेट कहाँ किया, 0 से इन्फिनिटी के बीच में उस इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। तो PR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने इक्वेशन लिखी जिसको कहाँ से कहाँ तक का लिमिट है, 0 से इन्फिनिटी तक, साई स्क्वायर DR इज द स्मॉल वॉल्यूम इन स्पेस इन विच वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ इक्वल टू 1। प्रोपोर्शनल के साइन की हटेगा, इक्वल टू आएगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं ए, आइगन फंक्शन। ए इज़ आइगन फंक्शन। हम जब इसे प्रसामान्यीकृत करते हैं, यानी ए की वैल्यू को अगर हम 1 मानते हैं तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, PR इज इक्वल टू साई स्क्वायर DR/1। यानी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीज़ों के, पहली चीज़ साई स्क्वायर के और दूसरी चीज़ वॉल्यूम के। ठीक है, तो हम हमारे साई के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो साई का फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन साई स्क्वायर का फिज़िकल सिग्निफिकेंस है। इट इज़ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। इस साई के रेस्पेक्ट में हमारे पास अब एक बात क्लियर आई। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। इलेक्ट्रॉन को पाया जाता है, अब हमारा टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा, हमने कहा कि किसी भी समय पर उसकी स्थिति का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो हम ये नहीं कहते हैं कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इन द लाइट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा स्टेटमेंट चेंज हो गया। अब हम क्या कहेंगे, इस जगह पर, इस वॉल्यूम पर, इस स्पेस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95 to 98% है। तो इसके कंसेप्ट में अब हमारे पास नया टर्मिनोलॉजी क्या आया, ऑर्बिटल, कक्षक न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस में वो वॉल्यूम है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 95 to 99% है। ये उसके अलावा कहीं भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ है इसकी प्रोबेबिलिटी, कक्षक में है। तो अब हम पाया जाता है टर्म ना बोल के क्या बोलेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95 से 99% है। इस स्लाइड में हम यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? कक्षा और कक्षक में क्या अंतर है? कक्षा, ऑर्बिट, वास्तव में न्यूक्लियस के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षक बताता है, सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट का बात बताता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, जबकि ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ
वो वॉल्यूम है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95 to 99% है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑर्बिट जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन एन। ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया? हमारे बोर ने दिया। 1 2 3 4 कंप्लीट इंटीजर होता है, तो डिपेंड्स ओनली ऑन एन। जबकि हमारा ऑर्बिटल की बात जब हम कहते हैं तब हम इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और साई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? NLM। तो ये किस पर निर्भर करता है? NLM। हम अभी पढ़ेंगे व्हाट इज NLM। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजिमुथल क्वांटम नंबर और M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम कहते हैं, ऑर्बिट को हम कहते हैं कि ऊर्जा स्तर है ना, 1 2 3 4 KLMN जो हमको बोहर ने बताया। जबकि ऑर्बिटल में हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। तो ये हमारा साई और साई स्क्वायर था। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन से हमें साई की वैल्यू मिलती है। साई के स्क्वायर से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, या इनडायरेक्टली हम कहें तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है ये हमें साई NLM के थ्रू पता लगती है। तो यहाँ पर ये तीनों क्वांटम नंबर है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल दिगंशी क्वांटम संख्या, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथी क्वांटम संख्या जिसे हम जानते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पिन से रिलेटेड है कि अपने अक्ष पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जो घूमता है, ये नॉन रियलिस्टिक डाटा है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ये 4 नंबर क्वांटम संख्या कहलाती है, क्वांटम नंबर कहलाती है। 4 तरीके की क्वांटम नंबर क्या है? N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर दिगंशी क्वांटम संख्या, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या, S चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम बच्चे शुरू करेंगे हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम N से लिखते हैं। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें मुख्य ऊर्जा स्तर की जानकारी देता है, मेन शेल के बारे में बताता है, जिसे हमारे बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो N की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 कोई भी कंप्लीट इंटीजर हो सकता है। एक्चुअली N हमें 3 बातों के बारे में जानकारी देता है, 2 बातों की जानकारी देता है और तीसरी उससे डिराइव होती है। N हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बताता है। जैसे 1s, तो 1s छोटा है, 2s बड़ा है, 3s और बड़ा है। ऐसे ही डिस्टेंस 1s न्यूक्लियस के पास है, 2s न्यूक्लियस से दूर है, 3s न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर है। यानी जो जितना ज़्यादा पास होगा उसके इलेक्ट्रॉन उसके इतने ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। इन दोनों की बेस पर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? माइनस, किस में आ रही है एनर्जी? माइनस में 2 पाई स्क्वायर ME4 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व कर देते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाता है? -313.3 अपॉन N स्क्वायर इन किलो कैलोरीज। बच्चों N स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है। दिखने पर आपको लगता होगा N बढ़ने पर एनर्जी कम होती है, लेकिन N बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है क्योंकि यहाँ साइन किसका है? माइनस का है। तो जैसे जैसे N की वैल्यू में इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे En की वैल्यू में भी इंक्रीज़ होता है। तो बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या N से लिखते हैं। ये हमें शेप, ये हमें साइज़ और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बताता है। इससे हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे N का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी का मान भी बढ़ता जाता है। बोर ने 1 2 3 4 कहा था, हम इसे KLMN भी कह सकते हैं। दूसरी क्वांटम संख्या हमारे पास आती है
दिगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस साइंटिस्ट सोमरफील्ड ने किया था। ये हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताती है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताती है। कक्षीय कोणीय संवेग की जानकारी देती है और ऑर्बिटल का शेप बताती है कि वो किस आकार का है। एल की परमिटेबल वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1। अगर n1 है तो L0, अगर n2 है तो L01, n3 है तो L012 और n अगर 4 है तो L का मान होगा 0, 1, 2, 3। SPDF, 0 for S, 1 for P, 2 for D and 3 for F। आप सब जानते हैं व्हाट इज एस। एस स्टैंड फॉर शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज एंड एफ फंडामेंटल का इनिशियल लेटर है। जब हम शेप के बारे में बात करते हैं तो एस हमारा सर्कुलर होता है, डी डबल शेप होता है, पी डबल शेप होता है, डी डबल शेप होता है, एफ का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी एनर्जी में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन फिर भी एस से पी की एनर्जी ज़्यादा होती है, पी से डी की एनर्जी ज़्यादा होती है और डी से एफ की एनर्जी ज़्यादा होती है। थर्ड क्वांटम नंबर हमारे पास आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें ज़ीमान इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। हमने कहा था एक स्पेक्ट्रल लाइन अगर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में देखी जाती है तो वो ग्रुप ऑफ लाइंस में टूट जाती है। तो ये क्यों होता है? ये ज़ीमान इफेक्ट जो होता है उसको कौन एक्सप्लेन करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या करती है। वास्तव में ये हमें बताती है कि जब हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। उसकी एनर्जी के मान में उस ओरिएंटेशन के कारण चेंज आ जाता है। तो ये हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। m का मान क्या होता है? -L2 + L विथ 0। तो अगर L 0 है यानी S है तो हमारे पास क्या रहेगा? m का मान 0 रहेगा। अगर L1 है, P है तो -1, 0, +1। आप जानते हैं p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px, py, pz। d में L का मान 2 होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2। हम क्या जानते हैं? d 5 ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। ठीक है। और चौथा L = 3 तो हमारे पास F है और इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो वास्तव में एक ऑर्बिटल में S में कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, या हम कहते हैं सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? P में 3, D में 5 और F में 7। वो हमें कौन बताता है? वो हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम S से लिखते हैं। वेव मैकेनिक्स में स्पिन का कुछ लेना देना नहीं है, वेव में स्पिन काम ही नहीं करती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं तो वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। जब वो अपने एक्सिस पर स्पिन करता है तो दो तरीके का स्पिन हो सकता है, क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है। हम इसे h/4π या h/2 करके रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्ट में होता हम स्पिन को +½ -½ लिखते हैं। +½ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि +½ ही क्लॉकवाइज होता है, लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। इसका कंसेप्ट ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर दोनों पैरेलल स्पिन के होंगे तो दोनों में रिपल्शन होगा। इसलिए एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पेयर्ड स्पिन वाले होते हैं, यानी एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर एक क्लॉकवाइज घूमने से नॉर्थ पोल डेवलप करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम करके साउथ पोल डेवलप करेगा और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा।
जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो उस छोटी सी स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन साथ रह पाते हैं। तो ये हमारे क्वांटम नंबर थे। इसके साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।